Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video we will learn some very important topics of data structure that are BFS, DFS, BST and AVL. BFS stands for breadth first search and DFS stands for depth first search, and BST stands for binary search tree, and the AVL stands for Adelson, Velsky and Landis, that are two friends. So basically BFS क्या है जी, इसमें होता है कि ये यूनिफॉर्म सर्च देता है कि जब हम इसको, ये एक मेथड का नेम है जिसको हम जब अप्लाई करते हैं तो हमें ये कंडीशंस उसकी हैं, ये करैक्टरिस्टिक्स हैं, हम बताते हैं। अच्छा जी, यूनिफॉर्म सर्च होता है, ये ब्लाइंड सर्च होता है कि ये हमें कंप्लीट सोल्यूशन देता है, कंप्लीट सर्च ये पूरी तरीके से सर्च करता है, ठीक है। ब्रूट फॉर्म सर्च भी इसका नाम है, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्च भी कह सकते हैं, ब्लाइंड सर्च कह सकते हैं, ब्रूट फॉर्म सर्च भी कह सकते हैं। हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन देता है, मतलब ये जैसे कैसे करके ये हमें सोल्यूशन देता है। गिव आउटपुट इन शॉर्टेस्ट टाइम, और ये हमें छोटे टाइम मतलब वक्त में ये हमें दे देता है, कम वक्त में हमें ये आउटपुट दे देता है। हम इसको शैलोएस्ट वाइडेस्ट सरफेस भी कह सकते हैं। और उसके बाद इसमें क्यू लगती है जो कि है फीफो पे बेस करती है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे। टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी क्या है, कैपिटल ओ और वी प्लस ई, और इसमें दूसरा है कैपिटल ओ बी, और उसकी जो पावर है वो है डी। बी का मतलब क्या है, बाइनरी फैक्टर, और डी का मतलब है डेप्थ। और इसमें क्या होता है, लेवल बाय लेवल सर्च। अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, मैं इसको बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ क्वेश्चन के जरिए कि किस तरह इसको करना। अब फर्स्ट करें, हमारे पास ये एक ट्री है, ग्राफ नहीं है। ये ग्राफ क्या होता है, ये हमारे पास ग्राफ है क्योंकि इसके अंदर रूट नोड नहीं है। रूट नोड क्या होता है, रूट नोड ये है कि ये हमारे पास जो ए है ये हमारे पास है रूट नोड, मतलब कि इसके अंदर इसके आगे शाखें हैं, इसके आगे ब्रांचेस हैं, इसके आगे बच्चे हैं, वो उसके जो फैल रहे हैं, ये क्या होता है, ये हमारे पास ट्री होता है। और अगर ग्राफ की बात की जाए तो वो ग्राफ क्या, ये आपस में ये सर्कल बना हुआ है, तो इसमें कोई रूट नोड नहीं है, ये इसका बच्चा मतलब सिर्फ इसका यहाँ पे जा रहा है और वही वापस जाके उधर पहुँच जाता है, तो ये ग्राफ है, इट्स नॉट अ ट्री। तो ये ट्री है क्योंकि इसके पास रूट नोड है, ठीक है। और अब इसमें हम इसको एक्सेस करते हैं, तो इसको एक्सेस कैसे करते हैं, हमारे फ़र्ज़ करें कि हमने जो फाइंड करनी है की, वो हमारे पास ये एन है, ये हमने एन को फाइंड करना है बाय BFS मेथड। तो सबसे पहले हमने क्यू का स्ट्रक्चर बनाना था। क्यू का स्ट्रक्चर हम किस तरह, ये क्यू का स्ट्रक्चर है, ये जो इस तरह हॉरिजॉन्टल में हम बनाते हैं एक बॉक्स, उसको क्या कहते हैं हम, रेक्टेंगल। ये जो है हमारा, ये क्या है, हमारा क्यू का स्ट्रक्चर है। अब इसमें हमने क्या करना है कि हमने इस वाली डायग्राम को माइंड में रखना है, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो है ये लेवल बाय लेवल सर्च है, ठीक है, कि मतलब ये इसका फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इस तरह, ठीक है। इसको यहाँ पे लेवल 0 का नाम दिया, लो नहीं है, लो नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब ये है सबसे पहले हमने टेल से ना इसको एंटर करना होता है, ठीक है। यहाँ से ये जो इसके ये टेल है और ये इसका हेड है, तो यहाँ से ये एग्जिट हो रहा है और यहाँ से ये एंटर हो रहा है। तो यहाँ पे हमने एक ए डाला क्योंकि हमारे पास जो रूट नोड है वो हमने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद हमने इसको ना क्या ए जो है हमने देखना है कि वो एन के बराबर है कि नहीं। तो ए एन के बराबर नहीं है, ये हमने कंडीशन लगाई है, तो हम इसको इस तरह लेंगे, ए इज़ नॉट इक्वल टू एन, ठीक है। अब ए के कितने बच्चे थे आगे, ए के आगे थे ये 3 बच्चे थे उसके, ठीक है, BCD, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, BCD को एंटर करना है। ये हमने BCD को एंटर किया, मतलब NQ किया। जब हम एंटर करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, NQ, कि हमने NQ किया BCD को और DQ किया A को, मतलब जो A का हमने निकाल दिया, ठीक है, और BCD को हमने NQ कर दिया। तो जो फीफो का मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट में पहले दाखिल हुआ है वही पहले जाएगा। बी एंटर फर्स्ट और बी विल कम आउट फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फीफो, ठीक है। अब देखना है हमारे पास ये जो बी है, ठीक है, ये हम बी के पास आएंगे। अब बी के कितने बच्चे हैं, बी के यहाँ पे 2 बच्चे हैं, ई और एफ, ठीक है। तो हमने वहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हमने एन क्यू कर देंगे ई एफ को, ठीक है। अब हमने ई एफ को यहाँ पे एंटर कर दिया, सी डी उधर चला गया और ई एफ, और डी क्यू हमने क्या कर दिया, बी को बाहर निकाल दिया, ई एफ को अंदर डाल दिया। अब बी जो है हमारे पास इक्वल नहीं है तो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमने सी को बाहर निकालना है, तो हम देखेंगे सी के कितने बच्चे हैं। तो हमारे पास सी के बच्चे हैं 2, जी और एच, तो हमने यहाँ पे जी एच को हमने एन क्यू कर दिया, ठीक है, डी ई एफ जी एच इस तरह हो गया। अब सी भी है वो एन के बराबर नहीं है तो इस तरह कर देंगे हम, ठीक है। उसके बाद हमने डी को डी क्यू किया। अब देखना है कि डी के कितने बच्चे हैं, डी के सिर्फ एक बच्चा है, वो है आई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एन क्यू कर दिया आई को, डी इज़ नॉट इक्वल टू एन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, अब ई को हमने डी क्यू करना है, तो हमने देखना है ई के कितने बच्चे हैं। तो ई के हमारे पास यहाँ पे जी जे के 2 बच्चे हैं, ठीक है।
उसके बाद हमने यहाँ पे जे क्यू को एन क्यू किया और डी क्यू किया इसको ई को, और यहाँ पे डी क्यू को हमने दोबारा किया अब एफ को। अब देखना एफ के कितने बचे, एफ के यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है, तो हमने क्या किया, लिख दिया नो एन क्यू, बिकॉज एफ एस नो नेबर्स, एफ एस नो चाइल्ड। ऐसे ही हमने करते रहना है, जी को पहले डालेंगे, डी क्यू करेंगे, फिर एच को करेंगे, जिसको डालते रहेंगे, अगर उसके बच्चे हैं तो हम वो डाल देंगे, अगर नहीं बच्चे तो हम वहाँ पे लिख देंगे नो नेबर्स नो एन क्यू। ठीक है, इस तरह कर, और फिर हमने जाना है आखिर तक, यहाँ तक हम पहुँचेंगे एन तक, कि यहाँ पे हम एन तक पहुँच गए हैं, तो फिर हम लिख देंगे कि क्यू एम टी, हमें कहाँ तक स्टॉप होना है, जब तक हम एन तक नहीं पहुँचे, जब तक क्यू एम टी नहीं हो जाती अगेन, तो क्यू एम टी, तो फिर यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएंगे और एन इज इक्वल टू एन आ गया। तो अब इसकी आउटपुट क्या आई है कि हमने उसके ऑर्डर के मुताबिक, अब इसकी आउटपुट क्या आएगी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन तक हमने यहाँ पे करना, यहाँ पे एन शो नहीं हो रहा लेकिन एंड पे एन लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब ये नहीं करना कि हमने सारी ए बी सी लिखनी है, हमने बस क्या करना है, ये ए है जो हमारे जैसे हमने डी क्यू किया वैसे वैसे उसकी आउटपुट आ गई, हमने मतलब उसको उसी ए बी सी अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ही इसको किया था, तो इस वजह से हमारी ये आउटपुट क्या आएगी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। ठीक है, उसके बाद है डी एफ एस। डी एफ एस क्या है, डेप्थ फर्स्ट सर्च। इसमें क्या होगा जी कि ये स्टैक को फॉलो करता है। ठीक है, यानी इसमें लास्ट इन फर्स्ट टर्म, जो सबसे आखिर में आएगा वो पहले निकलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये डीप जाता है, बहुत डीप जाता है, मतलब जैसे कि वो लेवल बाय लेवल सर्च थी ना, जैसे वो ये इस तरह सर्च करते हैं, इस तरह इस वे में हम वो सर्च करते हैं लेवल पे मिड लेवल में, लेकिन डी एफ एस में क्या होता है कि वो इस तरह सर्च करता है ए बी डी, फिर ये अगर बी डी है तो मतलब अगर यहाँ तक डी पे हमारे वो गोल्ड की, जैसे हमारी जी है यहाँ पे गोल्ड की, तो अगर वो यहाँ पे डी नहीं है, मतलब जी नहीं है, तो मतलब हम वो क्या करेगा, ये वापस जाएगा। ठीक है, और फिर वो वापस किस में जाएगा, अभी फिर ये ई पे जाएगा, फिर क्या करेगा, अब ई भी हमारे पास जी, वो ई जी के इक्वल नहीं है, तो फिर ये वापस जाएगा बी के पास, फिर बी जाएगा ए के पास, फिर ए जाएगा दोबारा सी और ई सी एफ तक, एफ एफ नहीं है तो एफ दोबारा सी तक जाएगा, फिर वो ये जी तक जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि ये बैक जा सकते हैं हम। ठीक है, इसमें होता है कि नो गारंटी टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, कि मतलब यहाँ पे गारंटी नहीं होती है कि ये हमें शॉर्टेस्ट पाथ देगा, क्योंकि फर्ज करें अगर यहाँ पे एक लूप लग जाती है, ये डी और ई ये दोनों जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे लूप लग जाती है तो वो इसी में फंसा रहेगा, तो इसमें ये गारंटी नहीं होती है कि आपको ये ऑप्टिमल सोल्यूशन देगा, आपको कंप्लीट सोल्यूशन देगा, कभी कभी ये फंस जाता है। ठीक है, उसके बाद माइट गेट स्टक इन डीप और इनफिनाइट पाथ इफ नो विजिट चेक इज यूज्ड इफ लूप इज इन द पाथ। ठीक है, रिक्वायर्ड लेस मेमोरी देन बी एफ एस, लेकिन इसमें ये होता है कि इसको कम चीज़ें चाहिए होती हैं बी एफ एस, ये देखिए ना जैसे इसकी कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी सी हैं और जो डी एफ एस की हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। यूज़फुल व्हेन द सोल्यूशन लाइज डीप इन प्योर, लेकिन इसको हम उस चीज़ के लिए यूज़फुल हो सकता है ये अगर मतलब कि बहुत नीचे सोल्यूशन पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा नीचे, तो तब हम ये डीप सर्च में हम इसको यूज़ कर सकते हैं और तब हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा गोल्ड की जो है वो क्या है, जी है, तो मतलब जो हमने फाइंड करना है वो क्या है, जी फाइंड करना है। तो स्टैक का जो है स्ट्रक्चर वो क्या होता है, हमारे पास इस तरह होता है। ठीक है, तो हमने स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसमें हो गया पुश पॉप, उसमें क्या था एन क्यू डी क्यू, और यहाँ पे क्या है पुश और पॉप। पुश का मतलब कि आपने इसके अंदर डालना है और पॉप का मतलब कि वो बाहर डालना है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये ए जो है वो इसके अंदर पुश किया। ठीक है, अब ये ए जो है वो जी के बराबर नहीं है, तो हम इसको लिख देंगे इज इक्वल टू जी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है पुश सी और बी, सी और बी क्यों किया मैंने, ये सी और बी क्यों किया, बी और सी भी तो कर सकती थी। यहाँ पे हमने क्या करना है कि हम जो सबसे ऊपर है, मतलब जो बाद में जाएगा वो पहले आएगा, तो ये हमेशा टॉप को एक्सेस करता है, तो मतलब कि बी जो है हमने ऊपर रखेंगे, बाद में डालेंगे बी को ताकि वो जल्दी से एक्सेस हो जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पहले बी को डाल दिया, सी और बी इस तरह लिखेंगे क्योंकि अगर हम बी और सी लिखेंगे तो बी नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है पुश डी और ई, मतलब कि यहाँ पे क्या था पुश डी और ई, यहाँ पे मतलब हमने बी के दोनों बच्चे हमने डालने हैं। ठीक है, डी और ई हमने डाल दिया, डी को मैं ऊपर रखूँगी। ठीक है, मतलब क्योंकि मैंने इसको जल्दी एक्सेस करना है तो मैं इसको ऊपर रखूँगी, यहाँ पे ई और डी आना था, डी और ई नहीं आना था, यहाँ पे ई और डी आना था। फिर हमने पॉप किया बी को, तो बी इज़ नॉट इक्वल टू जी, तो हम इस तरह लिख देंगे। और यहाँ पे क्या है पॉप किया हमने डी को, और यहाँ पे क्या पुश किया हमने ई को, यहाँ पर ई और डी आना था। ठीक है, पुश किया यहाँ पे हमने ई को। ठीक है, और जी डी है वो नहीं है इक्वल, तो हम इसको इस तरह लिख देंगे डी इज इक्वल टू जी। उसके बाद हम यहाँ पे पॉप हमने क्या किया ई को, ये इसको एक्सेस कर रहे हैं ना ई को, तो हमने इसको पॉप किया ई को, अब हमारे पास क्या बच गया सी।
अब सी के दो बच्चे थे एफ और जी, ठीक है, तो हमने इस तरह जी और एफ लिखेंगे, जी नीचे आ गया एफ ऊपर आ गया, ठीक है, पॉप हो गया हमारे पास सी, सी इज नॉट इक्वल टू जी आ गया। अब यहाँ पे हमने एफ को पॉप किया, ठीक है, और पुश यहाँ पे पुश नहीं कर रहे क्योंकि उसके आगे से कोई चाइल्ड नहीं है, ठीक है, कोई नेबर्स नहीं है, तो यहाँ पे हमने से पॉप एफ क्यों किया, अब हमारे पास जी रह गया। अब जी जो है हमारे पास जो हमने फाइंड करना है गोल्ड की हमारे पास, तो पॉप किया जी को, तो मतलब कि उसको भी जब हम करेंगे तब हमारे पास, अब इसका आंसर क्यों नहीं आया बी सी डी ई एफ जी, क्योंकि हमने पहले क्या निकाला, पहले हमने निकाला ए, ठीक है, पॉप जो पॉप करेंगे ए, फिर उसके बाद बी, उसके बाद डायरेक्ट डी आया, सी नहीं आया, ठीक है, तो जिस तरह हम पॉप करते जाएंगे उस तरह ये हमारे पास आउटपुट आएगी, तो इस वजह से इसकी आउटपुट क्या आएगी, और ये हमने आउटपुट लिखनी है, ठीक है। उसके बाद है जी बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, सबसे पहले हम अगर हमें उन्होंने दिया जाए कि ये नंबर्स दे दिए कि इसको ना आपने करना है, इसका ग्राफ बनाना है, इसका ट्री बनाना है, तो हम इसको किस तरह करें, बाइनरी सर्च ट्री है तो हम इसको ट्री बनाएंगे, ग्राफ नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इसका ट्री कैसे बनाते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास एलिमेंट है वो क्या है 2, तो 2 हमारे पास क्या होगी, इसकी रूट नोड हो गई है, ठीक है। अब 8 2 से हमने देखना है कि वो बड़ा है कि छोटा है, तो 2 से ये बड़ा है, तो हम बड़ा है तो वो राइट साइड पे लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। उसके बाद क्या आ रहा है 6, तो हमने देखना है कि जो 6 है वो रूट नोड से बड़ा है कि नहीं, रूट नोड से बड़ा है तो वो 8 की तरफ जाएगा। अब 8 किससे बड़ा है, ये छोटा है, छोटा है तो वो 6 यहाँ पे लेफ्ट पे आ जाएगा। और अब फिर जाना है 9, तो 9 क्या है 2 से बड़ा है, वो 8 से भी बड़ा है तो वो 8 के राइट पे आएगा। फिर जो 7 है वो क्या है 2 से बड़ा है, 8 से भी 8 से छोटा है तो वो 6 की तरफ आएगा। अब 6 से क्या है वो बड़ा है तो वो 7 इसके राइट पे आ जाएगा, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, यानी रूट नोड होगी इसकी, और एक लेफ्ट साइड सब ट्री और एक है राइट सब ट्री, ठीक है। मतलब फॉर एवरी नोड यही कि जो छोटा है वो लेफ्ट पे आएगा, जो बड़ा है वो राइट पे आएगा। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि इससे क्या हो सकता है कि ट्री अनबैलेंस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि फिर हमें उसको सही करने के लिए हमें एवीएल मेथड यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ओ और एंड। और जो अनबैलेंस की बात की है मैंने, वो क्या है इसमें कि जैसे अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 आ जाता है तो उसका जो ट्री है वो इस तरह बनेगा, तो ये तो अनबैलेंस है, तो हमने इसको बैलेंस करना है। किस तरह बैलेंस करेंगे, अब एवीएल को देखते हैं, ये दो दोस्त थे, ठीक है, एडल्सन वेस्की एंड लैंडिस, तो इन्होंने ये तरीका ढूंढा, तो ये क्या रखता है, ट्री को बैलेंस रखता है, ठीक है, आफ्टर हैविंग इंसर्शन डिलीशन या सर्चिंग में, ठीक है। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग ओ और लॉग ऑफ एन। लॉग ऑफ एन क्या मतलब क्या, लॉग जो है हमेशा वैल्यू को शॉर्ट कर देता है, मतलब कि हमारा जो टाइम है वो बच जाएगा और ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। इसमें रूल क्या है जी कि बाइनरी फैक्टर जो है, बी एफ का मतलब है बाइनरी फैक्टर, तो बाइनरी फैक्टर अगर 0 होगा या 1 होगा या -1 होगा तो वो एक्सेप्टेबल है। वो बाइनरी फैक्टर जो अगर होगा 0 या 1 या -1 तो वो क्या है हमारे पास बैलेंस फॉर्म में है। लेकिन अगर वो -1 1 या 0 नहीं है, कोई भी वैल्यू है 1 -1 0 नहीं है, तो वो क्या है जी अनबैलेंस है, ठीक है, उसको रोटेशन की ज़रूरत है। तो इसका जी बाइनरी फैक्टर कैसे निकालते हैं, लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट, और साथ में हम मॉड भी लगाते हैं, तो इसको मैं बताती हूँ किस तरह निकालते हैं। 4 रोटेशन है, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट। अगर हमारे पास लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट होगी रोटेशन, अगर इस तरह फॉर्म में होगी बाइनरी फैक्टर, तो वो सिंगल रोटेशन उसको चाहिए, और अगर इस फॉर्म में होगी तो उसको क्या होगी, डबल रोटेशन चाहिए। बताती हूँ मैं किस तरह करते हैं। यहाँ पे क्या है 12 8 18 5 11 17 4। अब उन्होंने हमें एक नंबर दिया, देखते हैं इसको किस तरह हमने पहले लिखना है, बैलेंस इसको देखते हैं, बाइनरी फैक्टर मतलब किस तरह निकालने हैं। अब ये 12 है, इससे छोटा क्या था हमारे, अब ये 8 है, ठीक है, इसके आगे क्या है 8, अब इससे छोटा 8, 12 जो है उससे बड़ा है 8 से, 8 छोटा है तो 8 उसके लेफ्ट पे आएगा। अब 18 को देखेंगे 12 से, तो वो 12 से बड़ा है तो वो किस में आएगा, 18 पे ही राइट पे आएगा। 5 देखेंगे वो 12 से छोटा है, 8 पे जाएंगे, 8 से भी छोटा है तो 8 के लेफ्ट पे आ जाएगा। 11 क्या है, तो 11 जो है 12 पे देखेंगे छोटा है, 8 पे आएंगे, 8 से बड़ा है तो वो 11 उसके राइट पे आ जाएगा। 17 पे जाएंगे, 12 जो है वो 17 से बड़ा है, 18 पे जाएंगे, 18 से छोटा है तो वो उसके लेफ्ट पे आ जाएगा। अब 4 है, 12 से पे जाएंगे, 12 से छोटा है 8 पे आ जाएगा, 8 से छोटा है 5 पे आ जाएगा, 5 से छोटा है 4 पे आ जाएगा। ये हमने इसका ट्री बना दिया। अब हमने देखना है इसका फैक्टर जो है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, ठीक है, 0 है 1 है या -1 है, नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं जी मोड के क्या काम होता है कि अगर वो कोई भी माइनस वाली वैल्यू है तो उसको पॉजिटिव में कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे जी 12 के कितने बचे हैं, यहाँ पे 3, हमें सिर्फ इसको देखना है, ये वाली जो एक लाइन जा रही है इसको देखना है बस, ठीक है।
8 5 4, 3 बच्चे हैं इसके एक लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे उसके कितने बच्चे हैं, इसके 2 बच्चे हैं, ठीक है। लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट, 3 माइनस 2 क्या हो गया 1, तो मतलब हमारा बाइनरी फैक्टर क्या आ गया 1, तो मतलब कि ये हमारा सही है, ठीक है, बैलेंस जा रहा है अभी, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, अब है 8 का बैलेंस फैक्टर निकालते हैं, बाइनरी फैक्टर, तो उसका क्या है जी, ये 5 है, इसके 2 बच्चे हैं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 1, तो 2 माइनस 1 1, और यहाँ पे क्या है 5, इसके कितने बच्चे हैं, सिर्फ 1, यहाँ पे दूसरी साइड पे नहीं है, तो 1 माइनस 0 1, इसका कोई भी नहीं है तो 0, यहाँ पे कोई भी नहीं है 0, इसका क्या है 1 है और दूसरी साइड पे नहीं है, तो 1 माइनस 0 1, और एक का क्या है अगले का, उसका बिल्कुल 0 है, ठीक है। उसके बाद नीचे जाते हैं, अब एक कोड वैल्यू है, अभी ज़्यादा नंबर है हमारे पास, तो अब देखते हैं ये बैलेंस से बैलेंस, हमने बाद में ये सारे बैलेंस थे ना, तो हमने यहाँ पे बैलेंस लिख दिए ना, ठीक है। सबसे पहले हमने 12 लिखा, उससे छोटा है 8 तो लेफ्ट पे आ जाएगा, 18 बड़ा है तो उसके राइट पे आ जाएगा, इस तरह हमने करके बनाना है, ठीक है। तो अब इसके बैलेंसिंग फैक्टर निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, इसके 4 बच्चे हैं एक साइड पर, दूसरी साइड पे कितने हैं 2 है, तो 4 माइनस 2 2, मतलब कि ये इम्बैलेंस है। और यहाँ पे क्या 3, यहाँ पे 3 आ गया, और यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे 2, मतलब ये 2 ही यहाँ पे अनबैलेंस आ गए, तो बाकी है 1 1 0 0, वो तो अब निकाल लेंगे, मैंने बता दी किस तरह निकालने, तो मतलब ये इम्बैलेंस है। अब जो ये क्या है जी, इसको एवीएल मेथड इस पर लगाएंगे ताकि ये बैलेंस बन जाए, तो अब बैलेंस इसको बनाते हैं किसी और क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे अब हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैंने 20 लिखा, ठीक है, रूट नोट हमारी बन गई, 15 है उसके छोटा है तो उसके लेफ्ट पे आ गया, 5 उससे भी छोटा है तो उसके और लेफ्ट पे आ गया, ये कौन सी कंडीशन बन गई, लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट लेफ्ट होगा तो सिंगल रोटेशन लगेगी, और क्या है जी सिंगल रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन लगाएंगे, लेफ्ट लेफ्ट होगा तो क्लॉकवाइज रोटेशन लगेगी, ठीक है। अब इसके बैलेंसिंग फैक्टर निकालते हैं, वो क्या है जी, यहाँ पे इसके 2 बच्चे हैं तो 2, और यहाँ पे कोई भी नहीं बचा तो 2 माइनस 0 2, तो ये क्या हो गया जी अनबैलेंस है, तो इसको हम करते हैं बैलेंस। पहले क्या क्या करेंगे जी, इसको बैलेंस करने के लिए कि अब जो इसका सेकंड वाली वैल्यू होगी ना, इसकी जो अगली वैल्यू होगी उसको हमने इसके साथ एक्सचेंज कर देना है, रिप्लेस कर देना है। अब ये 15 यहाँ पे सेकंड पे है ना, तो यह 15 रूट नोट बन जाएगा, तो 15 जब ऊपर जाएगा तो दोबारा से अब हम इसके करेंगे ट्री बनाएंगे, तो 15 ऊपर है तो 5 जो है फिर 15 से छोटा है तो वो उसके राइट पे आएगा, और जो 20 है वो उससे बड़ा है तो वो उसके लेफ्ट है। अब ये पूरा ट्री हमारा चेंज हो गया, अब इस शक्ल में आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने 2 और लगाने हैं, वो कौन से लगाए 40 और 50, तो ये 40 और 50 मैंने लगा दिया। अब इसमें ये क्या है जी, बैलेंसिंग फैक्टर जो है वो यहाँ पे अनबैलेंस हो रहा है 20 पे, 0 माइनस 2 माइनस मोड लगाएंगे 2 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये, यहाँ पे भी हो रहा है, रूट नोट पे भी हो रहा है, और यहाँ पे भी है, मतलब कि ये सारा कहाँ पे हो रहा है, राइट वाले पे, राइट राइट पे। तो राइट राइट पे हम कौन सी लगाएंगे रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लगाएंगे, ठीक है। तो अब सिंगल रोटेशन ही यहाँ पे लग रही है ना, मतलब एक ही रोटेशन यहाँ पे भी लग रही है और एक ही रोटेशन ऊपर भी लग रही है। तो अभी राइट राइट का मसला आ गया, तो हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने नीचे से देखना है, नीचे पे यहाँ पे इस 20 यहाँ पे 20 है, ठीक है। तो 20 पे अब यहाँ पे अगला जो होगा उससे पहला, उससे अगला जो होगा तो वो क्या होगा, वो उसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा, इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। अब 40 जो है वो ऊपर जाएगा 20 की जगह, ठीक है। ये 15 5 40 अब यहाँ पे आ गया। अब 40 से यहाँ से हमने टेबल नीचे ट्री बनाना है, तो 40 से छोटा है 20 तो वो इधर आ जाएगा, 40 से बड़ा है 50 इधर आ जाएगा। अब एक वैल्यू बची थी 18, तो उसको भी लिखना है, तो हम इसको भी यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसको शुरू में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो पहले ही यहाँ पे अनबैलेंस होना शुरू हो गया है, तो जब तक हम उसको साथ साथ कर लेंगे ताकि ना आसानी हो बाद में, ये ना हो बाद में हमें मुश्किल होती रहे कि इसको भी कैसे करेंगे, इसको इस वजह से हमने इसको साथ साथ ही कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्या, यहाँ पे तो -2 है, यहाँ पे 1 है, और इसके यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 -2 आना चाहिए था, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो 1 -2 -1 होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये बैलेंस है, यहाँ तक ये देखिए, इसके 1 -2 -1 आ गया, और यहाँ पे कितने, लेकिन अगर हम रोटेशन, यहाँ पे क्या है राइट भी है लेफ्ट भी है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम इसको इसके यहाँ पे भी बच्चे हैं, ठीक है, ये भी बच्चे हैं, अगर ये 40 इधर चला जाए, क्योंकि 40 के भी आगे से चिल्ड्रन है, ठीक है, वो इस वाले को भी चूज कर सकते हैं, इस वाले को भी चूज कर सकते हैं। अगर ये रोटेशन इस तरह चली जाए, ठीक है, इस एरो के मुताबिक चली जाए, तो क्या होगा, इसके 1 -3 हो जाएगा। तो 1 -3 क्या होता है जी, -2, तो वो यहाँ पे 2 मोड़ लगा के 2 है, तो यहाँ पे तो ये अनबैलेंस हो रहा है। तो हमने इस फिर क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस 20 को 40 के साथ रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये अब जो 20 है ये 40 के साथ रिप्लेस हो गया, तो 20 जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 से बड़ा 40, और यहाँ से ना एक नया ट्री बन गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक नया ट्री बना लिया।
तो ये हमारे पास बन गया। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही है अनबैलेंसिंग फैक्टर, वो क्या है जी 15। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से पहले यहाँ से मसला आ रहा था ना इस एरो से, तो इस वजह से हमने यहाँ से इसको रिप्लेस किया, ठीक है। फिर हमने जाके अब रूट नोट से इसको रिप्लेस करना है। अब 20 को 15 पे रिप्लेस करेंगे तो ये क्या आ गया, यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे 15। उसी के मुताबिक हमने ट्री बनाएंगे। तो अब उसका जब बैलेंसिंग फैक्टर निकालेंगे तो ये हमारे पास बाकी 1 बन रहा है, बाकी सारी 0 0। ये 0 इस वजह से बना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, 1 - 1 बस तो 0, ठीक है। ये भी 0 इसलिए बना है कि यहाँ पे 2 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 2, तो 2 - 2 0। तो इस तरह इसका 0 बना है। तो ये हमने एरियल के ज़रिए इसको बैलेंस किया है। सो आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो भी बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, और अगर नहीं आई तब भी बताना, क्योंकि मैं अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।